नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खाद्य संसाधनों में सुधार, जो कि एनसीईआरटी का है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, ये मैं आपके लिए थ्योरी करा रहा हूँ जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लगभग 100% इसमें से आपको किसी भी एग्जाम में रेलवे का 20 25 30 तक आपको क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन स्रोतों में हमें भोजन खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें खाद्य संसाधन कहते हैं। खाद्य संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: वनस्पति मोटा अनाज जैसे कि दालें, सब्जियां, फल, खाद्य तेल, मसाले आदि वनस्पति स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। जंतु स्रोत दूध, मांस, अंडे, मछली आदि जंतु स्रोतों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। नियोजन प्रबंधन तंत्र का आधार है, क्योंकि नियोजन में हम सभी चरणों की एक काल्पनिक रूपरेखा तैयार करते हैं। यदि नियोजन विश्वसनीय आंकड़ों का वास्तविक स्रोतों के आधार पर नहीं किया जाएगा तो संपूर्ण प्रबंधन तंत्र व्यर्थ हो सकता है, नष्ट हो सकता है। खाद्य संपदा के प्रबंधन तंत्र में नियोजन के विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं। इसमें देखिए फ्रेंड, जो चरण होते हैं: प्रमुख कृषि फसलों के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, खाद्य उत्पादकों के संग्रहण लक्ष्यों तथा तंत्र की रूपरेखा बनाना, समुचित विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करना। फसलों के प्रकार जिसमें हम निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त करते हैं, जैसे कि अनाज, इनमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा आदि सम्मिलित है। ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। सेकंड नंबर है हमारा बीज। पौधे में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते, जैसे सेब का बीज तथा चेरी का बीज। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, जैसे कि खाने वाले बीजों में सरसों, सोयाबीन, तिल तथा मूंगफली, ये हमें वसा प्रदान करते हैं। इनसे हम दालें भी बनाई जा सकती हैं। दालें, इसमें चना, मटर, काला चना, हरा चना तथा मसूर, ये हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। सब्जियां, मसाले व फल, ये हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं, जैसे सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। सब्जियां जैसे पालक, पत्तीदार सब्जियां, मूली, मसाले जैसे मिर्च, काली मिर्च। चारा फसलें, जई, सूडान घास पशुधन के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए अलग अलग परिस्थितियाँ, तापमान, नमी तथा अलग अलग दीप्तिकाल सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। फसलों का मौसम दो प्रकार का होता है। खरीफ फसल, खरीफ फसल में ये फसल बरसात के मौसम में आती है, उगती है जून से अक्टूबर तक। उदाहरण: काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। रबी की फसल, ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती हैं, इसलिए इन्हें सर्दी की फसल भी कहते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें कहलाती हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ खाद्य संसाधनों की मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके लिए फसल उत्पादन वृद्धि बहुत आवश्यक है। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है: फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार, फसल की किस्मों में सुधार के कारक हैं: अच्छे और स्वस्थ बीज संकरण, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीज संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक: उच्च उत्पादन, हाई यील्ड, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता, व्यापक अनुकूलता वाली फसलों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक शस्य विज्ञान गुण, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। इस प्रकार शस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। फसल उत्पादन में सुधार, किसानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है,
जैसे कि पोषक प्रबंधन, सिंचाई, फसल को उगाने के तरीके या फसल पैटर्न। पोषक प्रबंधन, दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्वों पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उन तत्वों को ही हम पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 13 अन्य पोषक तत्व जो कि हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। सोर्स यानी कि आधार, जहाँ से पादप पोषक तत्व पदार्थ प्राप्त करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी। वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन वायु व भूमि से प्राप्त होती है, जिसकी अधिक मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है। अन्य वृहद पोषक तत्व हैं फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लौह तत्व मैग्नीज की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अन्य हैं बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि। खाद तथा उर्वरक, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप फसल की उपज में वृद्धि होती है। खाद ये एक कार्बनिक पदार्थ का स्रोत है। यह थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट और जैविक कचरे के विघटन द्वारा तैयार किया जाता है। खाद के विभिन्न प्रकार। कंपोस्ट खाद, पौधे व उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मल मूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद्य रूप में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद, जब कंपोस्ट को केंचुए के उपयोग से तैयार करते हैं तो उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यहाँ केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत भी कहा जाता है। हरी खाद, फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं। खाद तथा उर्वरक में हम डिफरेंस देखेंगे। खाद जो रहता है फ्रेंड, ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं। उर्वरक ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद सस्ती होती है तथा घर तथा खेत मैदान में बनाई जा सकती है। उर्वरक महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। खाद पोषक तत्व धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं। उर्वरक आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरल विधि से किया जा सकता है। सिंचाई हमारा है, फसलों को उचित समय पर जल प्रदान करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के तरीके। कुएं, ये दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं या खोदे कुएं। पानी बैलों के उपयोग या पंप द्वारा निकाला जाता है। नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, नलकूप में बहुत नीचे पानी होता है। मोटर पंप के इस्तेमाल से पानी ऊपर लाया जाता है, जिससे सिंचाई होती है। नहरें, इनमें पानी एक या एक से अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। नदी उन्नयन प्रणाली, रिवर लिफ्ट सिस्टम, इस प्रणाली में पानी सीधे नदियों से ही पंप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाली खेती में लाभदायक रहता है। तालाब, आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले वे छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। वर्षा जल संरक्षण, वर्षा के पानी को बाद में इस्तेमाल के लिए सीधे किसी टैंक में सुरक्षित इकट्ठा कर लिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें वर्षा जल को इकट्ठा कर भूमि में रिसने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिससे भूजल का स्तर रिचार्ज हो जाता है, वर्षा जल संरक्षण कहलाती है। ये मृदा अपरदन को भी दूर करती है। फसल पैटर्न, फसल की वृद्धि हेतु अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे कि नुकसान कम से कम तथा उपज अधिक से अधिक हो। फसल पैटर्न में भी उत्पादक बढ़ती है। मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण, फसल चक्र। मिश्रित खेती, दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना एक ही भूमि में मिश्रित खेती कहलाती है। एग्जाम्पल उदाहरण गेहूँ और चना, गेहूँ और फसल मूंगफली तथा सूरजमुखी।
मिश्रित फसल की खेती करने से हानि होने की संभावना कम होती है, क्योंकि एक फसल को नष्ट हो जाने पर भी अन्य फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतरा फसलीकरण यानी कि इंटरक्रॉपिंग। अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। उदाहरण के लिए सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया। फसल चक्र। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। अगर एक खेत में एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाई जाती है तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से फसल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मृदा से बार बार एक प्रकार के पोषक तत्व फसल द्वारा प्राप्त करने पर पोषक तत्व समाप्त या कम हो जाते हैं। अतः हमें एक खेत अलग अलग प्रकार की फसलों की खेती करना चाहिए। विशेषताएं। मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। ये कीट तथा खरपतवार को नियंत्रित रखते हैं। एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उगाई जा सकती है। फसल सुरक्षा प्रबंधन, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारक से फसल को बचाना ही फसल संरक्षण। फसल सुरक्षा प्रबंधन को दो भागों में बांटा जा सकता है। फसल की वृद्धि के समय, अनाज के भंडारण के समय। पीड़कनाशी, पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहती, पीड़क कहलाते हैं। पीड़क कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि खरपतवार। फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण जेनेथियम, पार्थेनियम। इनकी खरपतवार नाशी रासायन का इस्तेमाल कर या हाथों से उखाड़कर छुटकारा पाया जा सकता है। कीट, इंसेक्ट। कीट विभिन्न प्रकार से फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे कीट जड़, तना तथा पत्तियों को काट देते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के कोष रस को चूसकर नष्ट कर देते हैं। इनको कीटनाशी रासायन का इस्तेमाल कर नष्ट किया जा सकता है, जैसे DDT। रोगाणु, पैथोजेंस। कोई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस तथा वायरस जो पौधों में बीमारी पैदा करते हैं, रोगाणु कहलाते हैं। ये फसल में पानी, हवा तथा मिट्टी द्वारा पहुँचते हैं। इनसे भी उचित रसायन का इस्तेमाल कर छुटकारा पाया जा सकता है। अनाज का भंडारण। पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है, परंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है, जैसे जैविक कारक, जीवित प्राणियों के द्वारा, जैसे कीट, चिड़िया, चिचड़ी, बैक्टीरिया, फंगस, कवक। अजैविक कारक, निर्जीव कारकों द्वारा, जैसे नमी, तापमान में अनियमितता आदि। ये कारक फसल की गुणवत्ता तथा भार में कमी, रंग में परिवर्तन तथा अंकुरण के निम्न क्षमता के कारण है। अनाज को सुरक्षित भंडार गृह तथा तक पहुंचने से पहले अनाज को सुरक्षित रखने के विभिन्न उपाय जो कि भविष्य में इस्तेमाल हो सकते हैं। सुखाना। सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से सुखा लेने चाहिए। सफाई का ध्यान रखना। अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए। गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लेनी चाहिए। छत, दीवार तथा फर्श में कहीं अगर दरार है तो उनको अच्छी तरह से मरम्मत कर देनी चाहिए। धूमक। गोदाम तथा भंडारण गृह पर जिस बीज में कवकनाशी व कीटनाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। भंडारण उपकरण। कुछ भंडारण उपकरण जैसे पूसाधानी, पूसा, कठोर पंथ, पुटला आदि उपकरण एवं संरचनाएं अपनानी चाहिए। साफ तथा सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए, तो इनमें वायु, नमी, तापक्रम का प्रभाव नहीं होता, बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती। कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने के अपने ही दुष्प्रभाव हैं। ये प्रदूषण फैलाते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता को कम करते हैं। जो हम अनाज, फल तथा सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं। कार्बनिक ऑर्गेनिक खेती में ना या ना के बराबर कीटनाशक तथा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। पशुपालन। घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को पशुपालन कहते हैं। ये पशुओं के भोजन, आवास, नस्ल सुधार तथा रोग नियंत्रण से संबंधित है। पशुपालन के प्रकार। पशु कृषि, कैटल फार्मिंग। पशु कृषि का मुख्य उद्देश्य दूध प्राप्त करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, यातायात में प्रयोग के लिए। पशुपालन के दो उद्देश्य होते हैं। दूध देने वाली पशु, जैसे कि इनमें दूध देने वाले जंतु सम्मिलित होते हैं, जैसे गाय, भैंस। गाय भैंस को हम, जो इसका साइंटिफिक नाम है गाय का है बास एंटिकस बोवेलिस, जिसको हम भैंस का साइंटिफिक नाम है। कृषि कार्य के लिए पशु ये जंतु जो दूध नहीं देते तथा कृषि में कार्य करते हैं, जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना। दुग्ध स्तवन काल।
जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच के समय से दुग्ध उत्पादन होता है, उसे दुग्ध स्तवन काल कहते हैं। पशु की देखभाल, सफाई, पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार तथा छायादार स्थान होना चाहिए। पशुओं की नियमित साफ सफाई होनी चाहिए। पानी इकट्ठा ना हो सके इसके लिए ढलान वाले पशु आश्रय होने चाहिए। भोजन, फूड, भूसे में मुख्य रूप से फाइबर रेशा होता है। भोजन में वसा और प्रोटीन होना चाहिए जो खल, चूरी और बिनौले से प्राप्त होती है। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज होने चाहिए। बीमारी से बचाव, पशुओं की मृत्यु हो सकती है जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के वहां परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही हानि पहुंचाते हैं। वहां परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो सकते हैं, अतः परजीवी अंतः परजीवी आमाशय, आंत तथा यकृत को प्रभावित करते हैं। बचाव, रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका लगाया जाता है। ये रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस के कारण होते हैं। इसके बाद में हमारे कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग। अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। ब्रोलर्स, जब चूजे को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे ब्रोलर्स कहते हैं। ये जन्म के 6 से 8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेयर्स, जब कुक्कुट को अंडों के लिए पाला जाता है उसे लेयर कहते हैं। ये जन्म के 20 हफ्तों बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जब ये लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडे प्राप्त होते हैं। मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण संकरण करके नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। चूजों की संख्या अधिक व किस्म अच्छी होती है। कम खर्च में रखरखाव, छोटे कद के ब्रोलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता। देखिए फ्रेंड, इसको बोलते हैं आसील और ये है लेग हर्न। मछली उत्पादन, मांसाहारी भोजन में मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मछली का उत्पादन 2 प्रकार से होता है, रोहू, ग्रास क्रैब, कॉमन कार्प, मृगल। पंख युक्त मछलियाँ, स्वच्छ जल में कटला, रोहू, मृग, कॉमन कार्प का संवर्धन किया जाता है। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आपको जो पंख युक्त मछलियाँ रहती हैं स्वच्छ जल में कटला, रोहू, ग्रास क्रैब, मृगल, कॉमन कार्प का संवर्धन किया जाता है। कवची मछली जैसे प्राण मोलस्का सम्मिलित है। मछलियों को पकड़ने के विभिन्न तरह के आधार पर मछलियाँ प्राप्त करने के 2 प्रकार हैं। प्राकृतिक स्रोत, जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक जल जीवित मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। स्रोत, मछली पालन या मछली संवर्धन, कल्चर फिशिंग, जल संवर्धन, एक्वा कल्चर। समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना है, समुद्र तथा लेगून में किया जाता है। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों का जल में संवर्धन किया जाता है, इसे जल संवर्धन कहते हैं। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन, मैरीकल्चर कहते हैं। समुद्री मत्स्यिकी, मरीन फिशिंग। समुद्री मत्स्यिकी के अंतर्गत मछली संवर्धन तालाबों, नदियों तथा जल भराव में किया जा सकता है। सार्वत्रिक समुद्री मछलियाँ प्रामफ्रेट, मैकर्स, टूना, सारजाइन तथा बोवेटक हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं मूलेट, भेटकी, फॉल्सपाट, पंखयुक्त मछलियाँ, कवची मछलियाँ जैसे झींगा, मसल तथा ऑयस्टर। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि ध्वनियंत्र से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी, इनलैंड फिशिंग। मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे तालाब, नदियाँ, नाले तथा जल भराव स्थल पर मछली संवर्धन। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र, एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन। इनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि इनके आहार भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण, कटला जल की सतह से भोजन लेती है। रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। मृगल, कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। लाभ, अधिक पैदावार। समस्या है कि इसमें कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जन्म करती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियाँ तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती। इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली जनन के लिए तैयार हो सके। मधुमक्खी पालन यानी कि बी कीपिंग, यह वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा व संभाला जाता है और उनकी देखभाल करते हैं, ताकि बड़ी मात्रा में सेहत तथा मोम प्राप्त हो सके। अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन अन्य आय
स्रोतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी पालन या एपीयरीज अतिरिक्त आय का अच्छा विकल्प है। मधु वाटिका एपीयरी। एपीयरी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जाते हैं कि इससे अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्र हो सके। कुछ भारतीय मधुमक्खी के प्रकार निम्नलिखित हैं। एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मधुमक्खी, एपिस डोरसेटा एक सेल मधुमक्खी, एपिस क्लोरी छोटी मधुमक्खी। यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती हैं। इनका नाम है एपिस मेलिफेरा। इस मधुमक्खी के निम्न लाभ हैं। ज़्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता, जल्दी प्रजनन क्षमता, कम डंक मारती है, वे लंबे समय तक निर्धारित छत्ते में रह सकती हैं। शहद यह एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ है। ये औषधि प्रयोग में लाया जाता है तथा शर्करा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसे ताकत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चारागाह मधुमक्खियाँ जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। मधुमक्खी पुष्पों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं। चारागाहों के पुष्पों की किस्में शहद के स्वाद तथा गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण कश्मीर का बादाम शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, खाद्य संसाधनों में सुधार। यहाँ से आपको देखिए फ्रेंड, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको रेलवे में बनेंगे सारे इसी थ्योरी में से आपको मिलने वाले। इसके लिए आपके इसको नोट्स बना लीजिएगा और इसको एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा और आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। इसके मैं 20 से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अगले वीडियो में लाने वाला हूँ क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।